हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज का वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है, क्योंकि पिछली सीरीज़ जो है वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्वेबल फॉर वाई। ठीक है, पिछले जो वीडियो था वो सॉल्वेबल फॉर एक्स था और आज का जो वीडियो है वो है सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए। ठीक है, ये क्या है सॉल्वेबल फॉर वाई? ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं हम, तो उसके अलग अलग टाइप हैं। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है हमारी, तो वो है फर्स्ट ऑर्डर की एंड ये हायर डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और डिग्री हायर होगी मतलब 2 3 कुछ भी हो सकती है। और फर्स्ट ऑर्डर मतलब होता है dy/dx। ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारी है। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही बताते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। आइए देखते हैं अब हम फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y + px = x⁴p²। ठीक है, अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पिछला जो हमारा वीडियो था वो था सॉल्वेबल फॉर x के लिए। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे ही हमें इक्वेशन मिलती थी हम उसको x इक्वल में लिख देते थे। हम किस तरीके से लिखते थे, x इक्वल फंक्शन ऑफ y एंड p, इस फॉर्म में हम लिखते थे। अब हम इसमें बिल्कुल उल्टा करेंगे, जब x के लिए सॉल्व करते हैं तो x इक्वल लिखते हैं, और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है y, तो हम y के लिए लिख देंगे। अच्छा, आप कहेंगे सर हम कैसे पता करें कि x में सॉल्वेबल है या y में? तो देखिए यहाँ पर x सिर्फ एक बार, जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन थे जितने भी, वहाँ x सिर्फ एक बार आता था, और यहाँ पर y सिर्फ एक बार आ रहा है, जिसका मतलब ये y में सॉल्वेबल हम इसे ईजीली कर सकते हैं। तो फिर ये हो गई क्या, y में सॉल्वेबल। तो अब हम इसको y के इक्वल में लिख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा इसको, यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया y इक्वल में ये। इसके बाद हम क्या करते थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था जब x में सॉल्व कर देते तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज क्या करेंगे, y में सॉल्वेबल कर रहे हैं तो y का उल्टा। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। आप सिर्फ रटे ना कि सर ने बता दिया y में करना है तो y में करना है, आपको उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। अब ये y यहाँ पर हमारे पास पहले से है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, dy/dx x⁴। अब इसको करेंगे तो ये दो पार्ट हैं, और p का मतलब होता है, p जो होता है वो होता है dy/dx, क्योंकि और p में भी x आ रहा है मतलब p का भी होगा अलग से। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। पहली वाली टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हो जाएगा 4x3, p को छोड़ेंगे फिर प्लस लगाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे और p का करेंगे। तो x⁴ हम पहले ही छोड़ देंगे, p का करेंगे तो p³ है, 3 आगे आ जाएगा और स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया dp/dx। माइनस लगाया, अब px का करेंगे तो पहले x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर p का कर लेंगे तो x को वैसे ही छोड़ा, p का हो जाएगा dp/dx। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब कॉमन लेते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो टर्म है ये p बन जाती है, क्योंकि नोटेशन है dy/dx p होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो p लिखे हैं ना, इनका मतलब यही है, dy/dx ही है। वो तो हम p इसलिए लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ी सरल लगे, ईजी लगे, मतलब फैलाना ना हो ज़्यादा। तो ये p हो गया। अच्छा, ये जो p है यहाँ पर माइनस का p है ये, तो हम इसमें जोड़ दें इस तरफ ले जाकर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर ये 0, और ये जो p था ये उसमें जुड़ गया। ठीक है, आप लोग जब नोट करेंगे ये चीज़ ध्यान रखना, वरना फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपने ये 2p कहाँ से लिख दिया। तो ये हो गया p³ + 3x⁴ p² dp/dx, और ये माइनस का 2p हो गया, ये वो वाला जुड़ गया, -x dp/dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, dp वाली टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है वो ले सकते हैं हम, 4x³ p³ और -2p ये हमने अलग से लिख लिया। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x dp/dx कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें ले लेते हैं x dp/dx कॉमन। तो प्लस लगाऊंगा मैं लूँगा कॉमन x dp/dx। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सबसे पहले 3 बचा इस टर्म में, इसमें से हमने x dp/dx कॉमन लिया, एक x ले लिया, 4 हैं तो 3 बचे x³ और एक p² बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा,
तो यहाँ पर तो एक्स डी पी अपॉन डी एक्स पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचा। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, इस टर्म से इसमें डिवाइड करा है तो पूरा कट गया तो 1 बचा। ठीक है, अब हमें 3x³ पी स्क्वायर माइनस 1 ये चीज़ हमें आ रही है। अब ये चीज़ हमें यहाँ लानी है। तो देखिए -1 माइनस वाली टर्म 1 हो रही है, मतलब माइनस में जो भी हम पूरा कॉमन ले लेंगे तो हम 2p डायरेक्ट पूरा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 4 था तो 2 हो गया, डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 कॉमन ले रहे हैं। तो और क्या बचा, x³ बचा और एक p आ गया तो p स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ओके ये चीज़ यहाँ आ गई, प्लस x डी पी अपॉन डी एक्स 3x³ पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है, ये पी स्क्वायर है ये वाली टर्म, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर आएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमने गड़बड़ कर दी, तो जहाँ जहाँ पे p³ है इसको हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो 3 आगे आ रहा है ये पहली बात तो 2 आगे आएगा और यहाँ पर ये 1 पावर बचेगी। तो वो मुझे इसीलिए समझ में आ गया क्योंकि जब मैंने फैक्टर्स लिए तो उसमें गड़बड़ हो रही है। अब डी पी वाले में से हमने कॉमन लिया था तो एक x कॉमन लिया यहाँ पर, तो सबसे पहले बात तो ये 2 बचा और ये p स्क्वायर नहीं, ये सिर्फ एक p बचा। ठीक है, ये सिर्फ एक p यहाँ पर हमारा बचेगा और यहाँ पर भी ये x³ नहीं है, p³ नहीं है, p स्क्वायर है। तो हमने यहाँ से 2p कॉमन लिया तो यहाँ पर भी ये बचेगा और ये भी चीज़ आएगी 2। ठीक है, अब देखिए हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, जिसका मतलब हम इन्हें हम ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन, तो ये हमने इस टर्म में से कॉमन ले लिया तो ये बचा 2p प्लस x डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब और ये इक्वल में चल रहा है सब कुछ 0 के, इनमें से एक फैक्टर को लेकर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं, अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था जब 2 फैक्टर्स आ रहे थे कौन सा लेना है। मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा करते हैं हम कि हम डी पी अपॉन डी एक्स वाला ही या डी पी अपॉन डी वाई वाला ही फैक्टर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न दे देता हूँ मैं आपको। अगर बिना उसके वाला हमने किया तो ये हमारा है 2x³ p -1 इक्वल 0 है। ठीक है, अगर -1 उस तरफ जाता है तो ये इक्वल में हमें 1 मिला। अगर यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें तो p की हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। हाँ, उसमें एक वेरिएबल आएगा मगर उसमें c नहीं आएगा, तो वो चीज़ जो मिलेगी कांस्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर वो वैल्यू हम p की इसमें रखते हैं तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हम इसमें निकाल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, तो इसलिए हम क्या करते हैं डी पी अपॉन डी एक्स वाला लेते हैं ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो हम ये वाला लेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल में मैंने लिख दिया 0। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा तो ये 2p उस तरफ जाके माइनस का होगा, x अपॉन में x और 2p इधर आ जाएगा वापस और ये भी इधर आ जाएगा। तो dp अपॉन 2p प्लस dx अपॉन x इक्वल 0 ये आ रहा है हमारा। ये 2 जो है ये हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये अपॉन में जा रहा है तो हम लॉग नहीं लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 इधर ही रखेंगे तो ये x वाले उसमें जुड़ जाएगा। जिसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये जो इक्वेशन जाएगी, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा log p प्लस 2 log x इक्वल में आ रहा है log c। ठीक है, और अगर आप इसको हम फटाक से सॉल्व करें बिना कुछ समझाए तो ये हो जाएगा, देखिए चलिए समझा ही देता हूँ। n log m जो होता है, मैं बैठ गया हूँ शायद मैं कैमरे में नहीं आ रहा, n log m होता है m पावर में चला जाता है, तो ये हो गया log x² और उसके बाद क्योंकि ये प्लस है तो ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ px² और इक्वल में आ रहा है c। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू क्या आएगी c अपॉन x²। ठीक है, p की वैल्यू आएगी c अपॉन x²। ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो हम p इक्वल c² इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो y इक्वल मैं ये वाली ले रहा हूँ टर्म x4 और p की वैल्यू c अपॉन x², तो c² अपॉन x पावर 4 जो कि कैंसिल भी हो जाएगी और माइनस px, तो माइनस p की वैल्यू है c अपॉन x² और साथ में एक x यहाँ पर है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रही c² माइनस
c अपॉन x, ये हमारा आ रहा है जनरल सॉल्यूशन। y इक्वल दिस इज आर जनरल सॉल्यूशन। अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टर्म्स सारे वही हैं, स्टेप्स सारे वही हैं। y के इक्वल में लेना है, y का उल्टा यानी कि x, उससे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पूरा आ जाएगा। उसके बाद dt वाली टर्म में से हम कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ, ताकि हम यहाँ पर हमें एक टर्म में dt मिल सके। तो ये चीज़ यहाँ से ही ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम आप, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएँ कि क्या कॉमन लें या कितना कॉमन लें। तो मोस्टली आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके आप कॉमन ले लीजिए। जैसे इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, डी पी इसमें आ रहा है, तो मैंने पूरा ही ले लिया। तो ये वाली टर्म जो थी वो यहाँ पर ये 1 बन गई थी। आइए इसका देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल। और इसमें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मिले नहीं, इसलिए मैं 2 ही बता रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए जो आपकी जो भी बुक होगी या 20 जो भी आपने ख़रीदी होगी उसमें दिए होंगे इसके क्वेश्चंस, वो आप डायरेक्ट सॉल्व। आइए देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आ जाइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें y में डायरेक्ट लिखा है। मैं फिर से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx, जिसको हम p बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट p ही लिख रहा हूँ कि dy/dx होगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना सो एट 2p। ये 2 फंक्शन वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का होगा, 2p को हमने छोड़ दिया, 2p जैसे कि वैसे लिखा, प्लस लगाएंगे हम, फिर x का हो गया। अब x को छोड़ेंगे तो, और 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो छूटेगा ही। अब x का करेंगे और dp/dx, ये हमारा p का हो गया, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली चीज़ हुई, इसको मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए f, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x², मतलब ये कुछ फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जैसे फंक्शन ऑफ x² या इसमें और भी बड़ा होता, तो हम इस पूरे को, ब्रैकेट वाले को पहले हम t मान लेते हैं और उसके बाद करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट करके आपको बताना चाहूँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी डायरेक्ट ही। पहले x² पहले हम इसको एक एंटिटी मानेंगे, तो पहले इसका होगा f'(x²) सेम रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसका भी होगा। तो अब क्योंकि ये फिर से दो हैं चीज़ें, x भी और p भी, और p में x भी होता है तो p का भी करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे। तो पहले हमने x का कर लिया, p² को छोड़ दिया, प्लस ये चीज़ ब्रैकेट में आ रही, ठीक है। तो पहले हमने x का कर लिया, 1 हो गया, फिर x को छोड़ा, p² का करेंगे तो हमारा आएगा 2p और dp/dx, ठीक है जी। ये हमारा आ गया और ये हमने प्लस लिखा है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें सीधे सीधे कॉमन लेना है, तो आइए ले लेते हैं कॉमन। पहले तो ये p जो है ये उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, ये p इसमें से माइनस हो गया, तो ये हो गया सिंगल p, प्लस हमने लिखा 2x dp/dx, और इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो ये हो गया f'(x p²) सबसे पहले तो, और ये हो गया p² प्लस में 2x f'(x p²), और ये पूरी टर्म आएगी। तो अच्छा हाँ, ये 2x मैंने पहले लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया, तो मैं ये p भी लिख लेता हूँ, 2xp, ठीक है। ये पूरी टर्म लिखी, ये लिखा, और dp/dx हम लास्ट में लिख देंगे। dp वाली टर्म में से मैक्सिमम क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो ये 2x है, इसमें भी 2x है, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं, यही पूरा 2x dp/dx। तो यहाँ बचा 1, प्लस लगाएंगे, इस टर्म में क्या बचा, 2x चला गया, ये बचा p f'(x p²) पूरा, ठीक है। p f'(x p²) ये पूरा बचा, 2x और dp/dx, ये चीज़ हमारी कॉमन आ गई। तो ये दोनों टर्म हो गई। अब ये वाली लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस p, और ये चीज़ पूरी f'(x p²) आई गेस मैं थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि सर अपने अपने में ही पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा,
जिससे ये चीज़ dy/dx बनेगी x के रिस्पेक्ट में। तो ये p लिख दिया और ये पूरा हमारा आया। इसमें क्या था, ये तो नॉर्मल ही था, पहले x का कर लिया, फिर p को छोड़ लिया, फिर ऐसे कर लिया। इसमें क्या हुआ हमारा, पहले हमने फंक्शन का करा तो वो f' हुआ, और फिर फंक्शन के अंदर जो भी था ब्रैकेट के उसका करा तो xp²। तो xp² का आप जब मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, जो बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चे, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी। फिर ये p जो है हम इस तरफ ले गए तो ये 2p में माइनस हो गया, तो ये p बचा, यहाँ 0 बचा, बाकी सेम मैंने उतारा है। dp वाली जो टर्म्स हैं हमारी, ये सेकेंड और फोर्थ जो टर्म है, इनमें से हमने कॉमन लिया है, तो मैक्सिमम जितना हो सकता था कॉमन लेना था, तो इसलिए मैंने 2x dp/dx कॉमन ले लिया। तो इससे तो पूरा ही चला गया 2x dp/dx कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा, उसमें से जो कुछ भी बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी की टर्म हमने यहाँ लिख दी। अब आगे यहाँ पर ये जो बच रहा है, तो ये हमें इसको सेम लाना है, ऐसा सेम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो बिल्कुल ला सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना हमारी, इसमें मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। ये जो p है, इसमें से p कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ p था और p कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया, प्लस लगाया, यहाँ पर p² है तो एक p बचेगा, तो p f' p²। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं हमारे, 2x dp/dx 1 प्लस f' p² p, और ये ब्रैकेट पूरा। तो ये ब्रैकेट देखिए आप और ये ब्रैकेट देखिए, क्या सेम एंटिटी है, सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। 1 प्लस f' p² p, ये चीज़ हमारी आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस f' p², ये चीज़ हमने कॉमन ले ली, तो क्या क्या बचा, 2x dp/dx, 2x dp/dx, और यहाँ पर क्या बचा, p बचा, यहाँ पर क्या बचा हमारा, p बचा। अब हम ये वाली टर्म को लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, हम dp/dx वाली टर्म ही लेते हैं हमेशा, और जब y के लिए करते हैं dp/dy वाली टर्म, तो इसको हम, और ये 0 के इक्वल में रखा है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से 2x dp/dx, p को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये इक्वल के उस तरफ माइनस का हो जाएगा, ठीक है, dx इधर आएगा, 2x नीचे जाएगा और p नीचे आ जाएगा, तो 2 dp/p और प्लस में आ जाएगा dx/x, और इक्वल में आ जाएगा 0। ये हमारी बन रही है इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी, तो ये आ जाएगा 2 log p, ये आएगा log x, और यहाँ पर आएगा log c, ठीक है। ये देखो भैया बेसिक डिफरेंशिएशन है, अगर इसमें डाउट लग रहा है और कमेंट करने वाले हो कि सर आपने ये कहाँ से लिख दिया, तो भैया बेसिक डिफरेंशिएशन है, मास्टर क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लो डिफरेंशिएशन की, बिल्कुल स्क्रैच से सिखाता हूँ मैं कि कैसे हमें करना है। तो ये क्या आ जाएगा, log p, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, log p, और ये 2 भी है तो 2 वहाँ चला जाता है तो स्क्वायर है, log x है, इक्वल में log c है, तो p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आ रहा है xp² इक्वल c, p की वैल्यू निकलेगी √c/x, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही है। p की वैल्यू √c/x जो है वो हम डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, तो ये हमारा आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, जो कि है y इक्वल 2, p की वैल्यू हमने लिखी है √c/x, और वो हमारा रहा x, तो यहाँ पर मैं आगे लिख लेता हूँ 2x। आप इसको थोड़ा और भी अगर चाहें तो सरल कर सकते हैं आप, ये एक x है यहाँ √x है तो आप ऊपर √x लिख देंगे, f(x) p और p², तो p² की वैल्यू c/x आएगी, तो ये आ जाएगा c/x, जिसमें x कट जाएगा, तो अगर मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूं, चलिए मैं यहाँ पर जगह बनाकर लिखता हूँ आपको। मज़ेदार सवाल था ये भी, और इसका जनरल सॉल्यूशन कितना सुंदर आ रहा है, आप इस चीज़ पर मेरी गौर कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर डबल से लिख रहा हूँ जगह बनाकर, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है y इक्वल 2x √c/x लिखेंगे हम, तो मैं इसको अगर अलग अलग लिख लूँ यहीं पर ताकि मुझे बार बार ना मिटाना पड़े, तो क्योंकि रूट अगर पूरे में चढ़ा हो तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर
ये रूट एक्स है, ये एक्स है, ये 1 पावर है और रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ऊपर रूट आ जाएगा, ऊपर वाले एक्स पर रूट आ जाएगा और नीचे वाला पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसा, रूट एक्स और नीचे वाला कट जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट अगर हम लिखें तो हम इसे डायरेक्ट 2 अंडर रूट सी एक्स लिख सकते हैं, अंडर रूट सी एक्स लिख सकते हैं, प्लस मैं लिखूँगा फंक्शन। अब यहाँ पर आप और समझ लीजिए, ये भी मैं थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ, एक्स पी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स पी स्क्वायर है। यहाँ से हमें पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, सी अपॉन एक्स मिल रही है। तो अगर मैं पी स्क्वायर की जगह सी अपॉन एक्स लिखूँ तो आप कहेंगे सर फिर से एक्स से एक्स कट रहा है, सी बच रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्या बच रहा है, सी बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। बड़ा इजीली सवाल था, बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही अच्छे से हमने इसको कर लिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन। तो मैं इस वीडियो में 2 ही सवाल बताऊँगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई गेस ये आ रहा है, ओके। तो ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। तो आज मैंने इसकी लगभग पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है। मैंने सॉल्यूबल फॉर पी आपको पहले ही बता दिया है, एक्स बता दिया है, वाई आज बता दिया है। इसकी एक और बहुत अच्छा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप और खुश हो जाएंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं हट जाता हूँ, ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार चीज़ क्या हो, अगर मैं कहूँ ऐसे ही सवाल आप 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वैसे उसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने अभी इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी खुशी हो। ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन्हीं में जो कि है हमारी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, इन्हीं में एक तरह की ऐसी इक्वेशन भी होती है कि जिसको आप 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। उसे हम बोलते हैं क्लैरोज इक्वेशन। क्लैरोइड, क्लैरो अलग अलग होते हैं, हिंदी मीडियम में क्लैरो लिखा होता है डायरेक्ट। और इसका जो वो होता है वो इस तरीके से होता है, y इक्वल पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ठीक है। देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री ही है इक्वेशन। क्यों है आप कहेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, क्योंकि p लिखा है, और हायर डिग्री कैसे है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ p है, मतलब ये p की पावर्स में होगा कुछ ना कुछ। तो इसका जो इक्वेशन का जो आंसर होता है वो बहुत ईजी होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, y इक्वल सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c, ठीक है। ये होता है इसका आंसर, और इतना इजीली लिख सकते हैं, बस p की जगह c लिखना, बस इतना सा है। अब ऐसा क्यों है, कैसे करते हैं, इसका रीज़न क्या है और इसके सवालों को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको पूरे डिटेल्ड वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे क्लैरोज इक्वेशन वाले वीडियो में। मैंने सॉल्यूबल फॉर वाई के सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, आई नो कम है। आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से सवाल लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा, और हो सकेगा तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे ही दूंगा, या तो कोई शॉर्ट वीडियो बना के या जैसे भी। तो इसी तरीके से आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो बताइए कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा वहाँ पर इम्प्रूव करने का। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्लैरोज इक्वेशन समझाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।